बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप तमाम लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे दोबारा आपने मौका दिया इस एनसीएफ में डिस्कशन करने का। आज के इस एनसीएफ की मीटिंग में शामिल मरकज़ी तालीमी बोर्ड के ज़िम्मेदारान, दीगर रियासतों से जुड़े एमटीबी के ज़िम्मेदारान, असातिज़ा किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल भी मैंने एनसीएफ पे और एनसीएफ के जो एक पार्ट जिसमें फाउंडेशनल स्टेज के बारे में डिस्कशन किया था और एक समझ बनाने की कोशिश की थी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 जो पब्लिक डोमेन में आपने देखा कि 23 अप्रैल को रिलीज किया गया 2023 को। 4 जो करिकुलम फ्रेमवर्क की बात थी उसमें एक ईसीसी जिसको हम लोग फाउंडेशनल स्टेज को स्पेसिफिक करते हुए 2022 में उसे रिलीज किया गया। और एक अहम जो आज हमें डिस्कशन करनी है वो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के स्कूल एजुकेशन। इस एनसीएफ के थोड़ी सी हिस्ट्री को हम जानें कि इस एनसीएफ के स्टीयरिंग कमेटी के जो चेयरमैन के कस्तूरी रंजन साहब हैं, जिन्होंने इस एनसीएफ के प्रेम्बल में लिखा है कि इस एनसीएफ को बनाने में 10 लाख सिटीजन से राय मशवरा लिया गया। उसमें स्टूडेंट इंक्लूडिंग पेरेंट्स भी है। 1,03,000 टीचरों से मशवरा लिया गया, उनके रिपोर्ट को भी शामिल किया गया। उनकी रिपोर्ट को भी या उनकी राय को भी ध्यान में रखा गया। 32 स्टेट और यूनियन टेरिटोरी के मशवरे भी आए। 35 ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने अपने मशवरे को दिया और 175 लगभग मेंबर जो कंस्टिट्यूटेड बाई एनसीईआरटी, उन्होंने इस एनसीएफ को बनाने में मदद की। इस एनसीएफ 2023 को अगर आप देखें तो इसे 5 पार्ट में बांटा गया, जिसमें अगर आप पार्ट 1 की बात करें तो इसका जो मेन अप्रोच है वो चैप्टर 3 तक जो डिस्क्राइब किया गया है, एम्स एंड करिकुलर एरियाज ऑफ एजुकेशन। चैप्टर 2 में स्कूल स्टेजेस, लॉजिक एंड डिजाइन। चैप्टर 3 में देखें तो अप्रोच टू लर्निंग स्टैंडर्ड, पेडागोजी, कंटेंट एंड असेसमेंट अक्रॉस स्टेजेस। पार्ट बी में अगर हम देखते हैं, एक अहम जो इसमें चीज शामिल किया गया है जिसमें हो सकता है कि हम लोग उसमें ज्यादा डिस्कशन करें, स्कूल सब्जेक्ट और एरिया। और इस बार इस एनसीएफ में जो खास बातें जो थी उसमें फाउंडेशनल स्टेज की बात कही गई है, जिस पर कल हम लोगों ने समझ बनाने की कोशिश की। लैंग्वेज एजुकेशन की बात कही गई है। इसी में जो करिकुलर एरियाज है उसमें मैथमेटिक्स एजुकेशन को शामिल किया गया है, साइंस एजुकेशन, सोशल साइंस एजुकेशन, और इस बार जो इसमें नई चीज को शामिल किया गया है वो है आर्ट्स एजुकेशन। और इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज को भी इस पे हम लोग भी इंशाल्लाह फोकस करेंगे। साथ ही साथ फिजिकल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, और क्लास 10 में आप देखेंगे कि सेकेंडरी स्टेज जिसको ग्रेड 11 और 12 का दर्जा दिया गया। पार्ट सी में हम लोग देखेंगे क्रॉस कटिंग थीम्स हैं, जिसमें वैल्यूज की बात कही गई है चैप्टर 1 में। चैप्टर 2 में इंक्लूजन की बात कही गई है। चैप्टर 3 में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो एक नया आईसीटी को इस एनसीएफ में जोड़ा गया है। चौथा जो चैप्टर है इसका गाइडेंस एंड काउंसलिंग की भी बात की गई है। चैप्टर 5 में इसमें एनवायरमेंटल स्टडीज की बात कही गई है।
और छठा चैप्टर में रूटेडनेस इन इंडिया। फिर पार्ट डी में अगर हम देखें तो स्कूल कल्चर एंड प्रोसेस, इसमें स्कूल कल्चर चैप्टर 1 में और चैप्टर 2 में स्कूल प्रोसेस की बात कही गई। पार्ट ई जो पांचवा इसका भाग है, उसमें हम देखते हैं कि क्रिएटिंग अ सपोर्टिव इकोसिस्टम की बात कही गई। ये भी 4 चैप्टर पर मुश्तमिल है, जिसमें चैप्टर 1 में इंश्योरिंग एन एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग की बात कही गई है। पीपल टीचर रेशियो की बात कही गई चैप्टर 2 में। चैप्टर 3 में इनेबलिंग एंड एम्पावरिंग टीचर की बात कही गई है और चैप्टर 4 में रोल ऑफ एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनरीज की बात कही गई। तो जैसा कि मैंने कल भी कहा कि अगर इसमें देखा जाए तो खास तौर पे इसके की हाइलाइट्स को अगर हम ध्यान में देखें तो इसमें 5+3+3+4 स्टेज का डिजाइन किया गया और इसमें 5 जो डिजाइन किया गया है, जिस पर कल हम लोगों ने काफी विस्तार से चर्चा भी किया, वो फाउंडेशनल स्टेज है। यानी ये स्टेज फाउंडेशनल स्टेज और उससे पहले के 5 साल से पहले ECCE की बात हम लोगों ने की थी, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे कि स्कूल एजुकेशन में अर्ली चाइल्डहुड के बारे में ये कहा भी गया था कि उसके लिए एक अलग से जो डिजाइन दिया गया था ECC में और FLN पे जोर दिया गया था। उसके जो मेजर थीम को मैंने आपके सामने रखा था कि बच्चों के साथ अब गवर्नमेंट ये चाहती है कि 6 साल से पहले यानी 3 साल से 5 साल के बीच जो बाल वाटिका या प्री स्कूल की बात आती है, उसमें 3 चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस भी किया गया था और ये लक्ष्य भी रखा गया था कि 2025 आते आते बच्चों के अंदर एक फ्लुएंसी आ जाए। उसमें खास तौर पे जो ध्यान दिया गया था 2026 और 27 को लक्ष्य को रखते हुए कि बच्चों के अंदर निपुण भारत ने जो लक्ष्य रखा था कि रीड विथ कॉम्प्रहेंशन की बात आई थी, राइटिंग की बात आई थी, बेसिक मैथ या न्यूमेरेसी की भी बात आई थी। एजुकेशन को जो कहा गया था कि इसमें चेंजिंग जो आया था वो मोनोटोरस को चेंज करना और नीड ऑफ FLN के बारे में भी हमने जिक्र किया था कि एक लर्निंग क्राइसिस से गुजर रहा है देश, उसे कैसे हम पाटे या पाटा जा सकता है। और उसी में लिटरेसी के लिए चूंकि बाल वाटिका की बात कही गई थी कि स्कूलों में अब डायरेक्ट एक बड़ा जो मसला आता है हमारे साथ कि जैसे ही बच्चे जो इनरोल होते हैं स्कूल में तो उनके साथ एक बड़ा जो मसला आता है वह ये है कि अभी वो बेसिक जो लैंग्वेज और लिटरेसी और न्यूमेरेसी से बिल्कुल अनभिज्ञ रहते हैं, अवगत नहीं रहते हैं। तो इसीलिए इस स्टेज को जो फाउंडेशनल स्टेज है उसमें 3 से 8 साल के बच्चों को एक लेयर बनाया गया है कि ये 3 से 8 साल के बच्चे जो फाउंडेशनल स्टेज में होंगे, उसके बाद चूंकि हम लोगों ने इससे पहले भी किया था कि 6 साल में बच्चों का पहला क्लास में एनरोलमेंट हो जाता है, तो 6, 7, 8 गोया ये कहा जाए कि वो पहला क्लास में आ जाता है। उसके बाद एक मिडिल स्टेज की बात आती है फाउंडेशन 4 स्टेज में कि बच्चे जो एज ग्रुप होते हैं 11 से 14 साल के, वे 6, 7, 8 जो क्लास होता है उस ग्रुप में आ जाता है। 8 से 11 प्रिपरेटरी स्टेज में आता है और मिडिल स्टेज में 11 से 14 और फिर सेकेंडरी जो स्टेज होता है उसमें 14 से 18। यानी इस बार 3 साल से लेके 18 साल तक के बच्चों को एक ही जो है वो रूट में रखने की बात की। इसमें खास तौर पे आप देखेंगे कि ECCE और FLN पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। इसमें कुछ करिकुलम एम को भी तय किया गया है कि एम्फेसिस जो है वो ये किया गया है कि बच्चे जो हैं वे खास तौर पे जो की हाईलाइट ये किया गया है कि एम्फेसिस ऑन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रेदर देन रोट लर्निंग, यानी जो रटने की प्रवृत्ति है उसे हटा के
जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बात कही गई। इस एनसीएफ में जो दूसरी अहम जो चीज कही गई है वो खास तौर पे कि बच्चों के बीच में ही, जो नीचे एज के बच्चे होते हैं उसके बीच में ही अगर क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिविटी की नींव डाल दी जाए तो वो बच्चे आगे चलकर एक बेहतर नागरिक भी हो सकता है, अपने से डिसीजन भी ले सकता है। दूसरे जो की हाइलाइट्स में हम देख सकते हैं कि मल्टी डिसिप्लिनरी, इसमें एक बात कही गई है खास तौर पे। इसमें आप देखेंगे कि हॉलिस्टिक और इंटीग्रेटेड एजुकेशन में खास तौर पे साइंस पे बहुत ज्यादा फोकस दिया गया। साइंस, सोशल साइंस, आर्ट, ह्यूमैनिटीज एंड स्पोर्ट्स। तीसरा जो इसके की हाइलाइट्स में ये भी कहा गया है कि इस करिकुलम में और करिकुलम से हटके बहुत सारा भारी भरकम को हटा के रिड्यूस करिकुलम कंटेंट को भी बनाने की बात कही गई। हालांकि इससे पहले के भी करिकुलम फ्रेमवर्क में प्रोफेसर यशपाल का भी एक आया था 2005 में, उन्होंने जो ये कहा था कि लर्निंग विदाउट बर्डन वाली बात कही। इसमें आप देखेंगे कि खास तौर पे ये इशारा भी किया गया है कि कंटेंट लोड हर सब्जेक्ट को रिड्यूस किया जाए, कम किया जाए, और उसके जगह पे एक खास तौर पे जो तरजीह दी गई है वो चैप्टर में क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने की या उसको शामिल करने की बात है। पांचवा जो चीज इसमें ये कहा गया है कि हाइलाइट्स में कि फ्लेक्सिबिलिटी और चॉइस इन द सेकेंडरी स्टेज। जब बच्चे सेकेंडरी स्टेज में एट द एज ऑफ 14 to 18 है तो वहां पे बच्चों के लिए एक चॉइस सब्जेक्ट भी बात कही गई। इस पर भी इस बात पे बहुत ज्यादा इशारा किया गया है। आपने देखा होगा कि खास तौर पे कि कुछ ऐसे अब तक जो ट्रेडिशन हमारा चलते आ रहा है कि जो बच्चे जिस स्ट्रीम को लेकर चलते हैं तो वो अगर वो माँ बाप के ख्वाहिश के मुताबिक वो अपने स्ट्रीम को अगर साइंस ले लिए और अगर बच्चा आर्ट्स में इंटरेस्टेड है, माँ बाप के जोर पे ले लिए, तो वे फिर स्ट्रीम को बीच में चेंज नहीं कर सकता है। लेकिन इसमें इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी की बात कही गई है कि बच्चे अगर चाहें सेकेंडरी स्टेज में तो वे साइंस के साथ साथ आर्ट्स, म्यूजिक या वोकेशनल कोई भी चीज को वो ले सकते हैं, अपने चॉइस बेस्ड कह सकते हैं कि वो अपने करिकुलर एम को, एरिया को वो चॉइस कर सकते हैं। इसके की हाइलाइट्स में जो नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखेंगे तो इंटीग्रेटेड वोकेशनल एजुकेशन की बात कही गई और इस बात पे इसको शामिल भी किया गया है कि बच्चों को यानी मिडिल स्टेज में ही आप देखेंगे कि वोकेशनल एजुकेशन की बात कही गई। और आपने देखा होगा कि कुछ स्टेट में इस तरह के इनिशिएटिव लिए भी जा चुके हैं कि क्लास 6 से ही बच्चों को एक वोकेशनल जो है कह सकते हैं कि एजुकेशन या ट्रेनिंग उसको दी जा रही है। तो इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इन मेन स्ट्रीम एजुकेशन को इसमें जोड़ा गया है। फिर आगे इसके की हाइलाइट्स में अगर हम देखते हैं, जो सबसे अहम चीज है वो है मल्टीलिंगुअलिज्म की बात की गई, यानी एक से अधिक आप भाषा रख सकते हैं। और इसी भाषा को लेकर एनईपी 2020 में भी काफी विवाद था, और लेकिन इसमें बाद में गवर्नमेंट को ये मानना भी पड़ा और उसे उसमें तरमीम भी करना पड़ा। यानी इसमें जो आप देखेंगे कि अगर बच्चे का बाद में हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे तो R1, R2 और R3 जो लैंग्वेज की बात कही गई है, R1 यानी उनका मदर टंग, चाहे जो भी उनकी मादरी जबान है, R2 जो उसके स्टेट की जबान है, और फिर R3 की भी बात है कि इंग्लिश की तरफ उसे ले जाने की बात की हाइलाइट्स में जो आखिरी पॉइंट में हम देखेंगे इसमें कि रूटेडनेस इन इंडिया, जो इसमें कहा गया है कि भारत का जो जड़ है वो बहुत मजबूत है और इसमें डीप रूटेड प्राइड इन बीइंग इंडियन, यानी इंडियन होने पे फक्र की भी बात कही गई। और इसमें जो इस बात पे जोर दिया गया है कि नॉट ओनली थॉट बट ऑल्सो इन स्पिरिचुअल, अगर देखा जाए कि हमें गर्व से कहना है इंडियन, और इंडियन जो है कल्चर की आगे बात बहुत जोर से की गई है। अब इसमें हम देखते हैं खास तौर पे कि पाठ
वन जो है वो एक अप्रोच जो कंपल्सरी भी है, जिसपे खास तौर पे ये कहा गया है कि हमारा एम ऑफ एजुकेशन क्या होगा। इसमें 4-5 चीजों पर मुश्तमिल चैप्टर इसमें बताया गया है। पहली बात यह है कि रैशनल थॉट एंड ऑटोनॉमी, यानी बच्चों के अंदर ये चीज कहा गया है कि स्कूल शुड एम टू डेवलप इंडिपेंडेंट थिंकर। दूसरी जो बात इस एनसीएफ में कही गई है, जिस पर कल भी मैंने चर्चा किया था, हेल्थ एंड वेलबींग। और ये आमतौर पे कहा भी जाता है कि माइंड बॉडी वेलनेस की जब हम बात करते हैं तो हिंदी में कहावत है कि स्वस्थ शरीर पर ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तीसरी जो चीज जो इस एम्स ऑफ एजुकेशन में रखी गई है वो ये है कि डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए। अब ये डेमोक्रेटिक जो पार्टिसिपेशन है बच्चों का, वे किस तरह से होना चाहिए? नॉलेज, कैपेसिटी, वैल्यू, डिस्पोजिशन, ये तमाम चीज उसमें शामिल होनी चाहिए। उसमें एक बात की चीज जिसमें शामिल किया गया है, कल्चरल और सोशल पार्टिसिपेशन, जिस पर यह कहा गया है कि भारत की जो संस्कृति है और सभ्यता है बहुत पुरानी है, तो हमें उस सभ्यता और संस्कृति से भी जुड़ना चाहिए। नॉलेज के ताल्लुक से भी एक बात साफ तौर पे कही गई है कि नॉलेज जो है हमारा है, वे नॉलेज अबाउट सेल्फ भी होना चाहिए, नॉलेज अबाउट अदर भी होना चाहिए, नॉलेज अबाउट वर्ल्ड भी होना चाहिए, और इसके साथ साथ नॉलेज ऑफ नेचुरल वर्ल्ड की भी जानकारी होनी चाहिए। इसमें आप देखेंगे कि करिकुलम में इसको शामिल करने की जो बात कही गई है कि स्कूल कल्चर पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इस नॉलेज को यहाँ पे शामिल कर कंटेंट जो डेवलप होगा उसमें स्कूल कल्चर को भी शामिल किया गया है, स्कूल प्रोसेस, और फिर इसमें करिकुलर एरियाज को भी शामिल किया गया। यानी इस तरह से अगर आप देखेंगे तो इस नॉलेज को यहाँ पे शामिल करने की बात है कि हम कंटेंट को कैसे डेवलप करें। तो इसमें जो खास तौर पे ध्यान दिया गया है वो कि डेवलप एक साइंटिफिक टेम्पर की भी बात कही गई है, फिर डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, इनोवेशन की भी बात कही गई है, डेवलपमेंट ऑफ रिटन कम्युनिकेशन की भी बात कही गई है, डेवलप हेल्दी बॉडी की भी बात कही गई है, डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग की भी बात कही गई है, डेवलप यूजफुल वोकेशनल स्किल की भी बात इसमें कही गई है। इसमें आप दूसरे अगर ये में जाएंगे लेसन पार्ट में, तो इसमें जो स्कूल स्टेज की बात कही गई है उसमें लॉजिक और डिजाइन जो दिया गया है कि इंसान का जो ग्रोथ है वो 3 तरह से होता है। इसमें एक तो बायोलॉजिकल प्रोसेस की बात कही गई है, दूसरी सोशियो इमोशनल प्रोसेस की बात कही गई है, तीसरी जो है वो कॉग्निटिव प्रोसेस की भी बात कही गई। इसमें डिजाइन करने के पीछे जो एक बड़ा तर्क उन्होंने दिया है उसमें यह कहा गया है कि बच्चे जो 4 एज से गुजरते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि एक तो इन्फेंसी एज जो लगभग 3 साल से शुरू होता है, और इस 3 साल में बच्चे अपने घर में अपने गार्जियन, अपने माँ बाप के साथ रहते हैं। इस एज में बच्चे पूरी तरह से डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए माँ बाप का संस्कार उन्हें मिलता है। दूसरी बात आप देखेंगे कि इस स्टेज से आगे आके बच्चे अर्ली चाइल्डहुड में आता है, ये लगभग 6 से 7 साल की उम्र होती है, और इस 6 से 7 साल की उम्र में बच्चे जो है ठीक अभी स्कूल आना शुरू करता है और उसे पीयर लर्निंग या पेयर कह सकते हैं ग्रुप के साथ बहुत पसंद आता है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर ये बच्चे को इस तरह का अगर यहाँ पे नींव पड़ जाए तो वो बच्चे
आगे चलकर एक बेहतरीन संस्कारी बच्चे बन सकते हैं। तीसरे जो अगर आप एज में देखेंगे कि आगे चलकर अर्ली चाइल्डहुड के बाद मिडिल, जो कह सकते हैं कि लेट चाइल्डहुड, ये जो एज होता है वो बड़ा क्रूशियल एज होता है। 11 से 12 साल, यहाँ पे बच्चे जो स्कूल में होते हैं वहां पे बच्चों का फिजिकल, इमोशनल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होता है। तो अगर इसको सिलेबस में, करिकुलम में शामिल, कंटेंट में शामिल कर दिया जाए तो बच्चों को उसी तरह की तालीम मिलेगी, वे बच्चे आगे चलकर एक बेहतरीन सिटीजन भी बन सकते हैं। फिर चौथा जो स्टेज इसमें दिया गया है वो एक एडोलेंस का एज है जो 12 साल से शुरू होता है, और इसमें बच्चों के अंदर आप देखेंगे एक फिजिकल चेंजिंग भी आता है। तो इसीलिए इसमें जो डोमेन को रखा गया है, डेवलपमेंट अक्रॉस द डोमेन को रखा गया है, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव, लैंग्वेज, सोशियो इमोशनल और मोरल, ये 5 अगर डोमेन पे काम हो जाए तो आप देखेंगे कि बच्चों के अंदर एक जबरदस्त सुधार भी होगा, और जिस आने वाले जो भारत की कल्पना इस एनसीएफ में की गई है वे आसानी से पूरा भी हो सकता है। फिर इसमें जो दूसरी चीज पे जोर दिया गया है वो कंसेप्ट डेवलपमेंट की बात कही गई है, और इस कंसेप्ट डेवलपमेंट में खास तौर पे लिटरेसी की बात कही गई है कि ये बच्चा जो अगर आप देखें कि प्री रीडिंग जो अगर वो 0 एज का रहता है तो स्टेज 1 में आते हुए उसे इनिशियल रीडिंग, जो बच्चों के बारे में ये कहा गया है कि बच्चे जहां से भाषा सीखते हैं वहां पे आप देखेंगे कि अगर बेहतरीन उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल आ जाए तो वे बच्चे आगे चलकर एक बेहतरीन नागरिक भी हो सकता है। इसमें स्टेज 2 में अगर बात की गई कि फ्लुएंसी ऑन अनगोइंग फ्रॉम द प्रिंट, ये बच्चे सीखते कहां से हैं, ये स्कूल से सीखते हैं, तो स्कूल को भी यहाँ पे प्रिंट रिच वातावरण उपलब्ध कराने की बात कही गई है। और फिर स्टेज 3 में जो रीडिंग फॉर लर्निंग की बात कही गई है, फिर आप देखेंगे कि इसी में मोड ऑफ इंक्वायरी की भी बात कही गई है कि बच्चे खास तौर पे प्ले जहां से करते हैं, वहां जहां खेलते हैं, वहां से उनका एक एक्सप्लोरेशन भी होता है। फिर वे बच्चे आप देखेंगे कि फाउंडेशनल स्टेज में करिकुलर स्ट्रक्चर अगर बेहतर होगा तो कंटेंट भी हमको अच्छा ढंग से बनाना होगा, पेडागोजी भी उसी ढंग से डिजाइन देना होगा, और फिर इसमें जो एक बात कही गई है कि असेसमेंट को भी हमें तब्दील करना है। और आपने अभी देखा होगा कि इस तरह से कि इस बार जो असेसमेंट में भी एक चेंजिंग किया गया है। एग्जाम के पैटर्न को खासकर 1 क्लास और 2 क्लास में एग्जाम को थोड़ा सा दूर भी रखा गया है। आगे एक फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात कही गई है, समेटिव असेसमेंट की बात कही गई, और इस एनसीएफ में जो खास बात जो कही गई है उसमें वो ये है कि 10th तक आते थे जो बच्चे जो है उनका एग्जामिनेशन साल में 2 बार होगा, जिस पर हम लोग इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। इस चैप्टर को अगर थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएं तो आगे हम लोग चलते हैं कि अब स्कूल सब्जेक्ट और एरिया में हम क्या चेंजिंग देखते हैं। एक तो क्लासरूम स्टडीज की स्ट्रेटेजीज की बात की गई है कि क्लासरूम जो है हमारा, टीचरों को यहाँ पे मशवरा दिया गया है कि क्लासरूम हमारा कैसा होना चाहिए। उसमें एक जो सबसे अहम चीज बताया गया है वो ये है कि लोअर ऑर्डर स्किल, इसमें जिसे बच्चे शुरू से ही फोनोलॉजिकल अवेयरनेस के प्रति जागरूक होते हैं, उसमें डिकोडिंग, राइटिंग, लेटर और वर्ड करेक्टली आसानी से वो कर सकें, यानी उनकी जो शुरुआत है वो LOS से किया जाए। फिर उसके बाद आगे के स्टेप यहाँ पे बताया गया है वे हायर ऑर्डर स्किल की बात कही गई है कि उसके बाद अगर लैंग्वेज के डेवलपमेंट की हम बात करें तो ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट, फिर इंगेजिंग विथ बुक, ड्राइंग और ओरिजिनल राइटिंग की बात कहेगी। कल भी मैंने आपसे एक बात कही थी कि 4 ब्लॉक में जो सुबोपली की भी बात हमने कही थी कि बच्चे सीखते हैं कैसे। सबसे पहले वो सुनना यानी ओरल लैंग्वेज, और उस ओरल लैंग्वेज में पिक्चर, कन्वर्सेशन, शेयरिंग एक्सपीरियंस, स्टोरी टेलिंग, ड्रामा, रोल प्ले,
अगर हम बच्चों के दरमियान हम करें नीचे क्लास के अगर टीचर, तो वो बच्चे आसानी से कैच भी कर सकते हैं। दूसरी बात कि वर्ड रिकॉग्निशन, उसमें फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, लेटर रिकॉग्निशन, साउंड सिंबल एसोसिएशन, लेटर एंड वर्ड रीडिंग। तीसरे जो चीज है कि वो रीडिंग के कल्चर को डेवलप करने के लिए कि बच्चे रीड अलाउड जोर से पढ़ें, शेयर रीडिंग भी करें। यहाँ पे टीचरों को के लिए भी एक मशवरा दिया गया है कि वो गाइडेड रीडिंग पर भी तवज्जो दें, और उसके बाद अगर बच्चे पढ़ना शुरू कर दें तो उन्हें इंडिपेंडेंट रीडिंग की तरफ छोड़ दिया है, सिर्फ हमें गाइड करना है। उसके बाद जो चौथा स्किल उसमें डेवलप करने की भी बात है, वह है राइटिंग। और ये जो राइटिंग है, मॉडल राइटिंग, शेयर राइटिंग, बच्चे देख के भी सीखते हैं, गाइडेड राइटिंग, टीचरों के मशवरे से सीखते हैं वो, और फिर जब बच्चा सीखने लगता है तो उसमें इंडिपेंडेंट राइटिंग की स्किल आने लगती है। फिर इस चैप्टर 2 में लैंग्वेज एजुकेशन में जो खास तौर पे जो जोर दिया गया है लैंग्वेज पे, मल्टीलिंगुअलिज्म में भी, कि उनके बच्चों का अपने मादरी जबान में भी सीखने, बच्चे जो है वो कोरा कागज होते नहीं, कुछ ना कुछ अपना जबान वो सीख जाते हैं। इसीलिए इसमें जो एम रखा गया है खास तौर पे कि ओरेसी और लिटरेसी की बात कही गई कि स्टूडेंट डेवलप फ्लुएंसी इन एक्सप्रेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पोकन। बच्चों को थोड़ी सी आजादी मिलनी चाहिए कुछ बोलने की, यानी उसे बीच में टोक नहीं देना चाहिए। फिर बच्चे से जो दूसरा एम जो रखा गया है इसमें, वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल की भी बात कही गई कि बच्चे खास तौर पे आप देखेंगे कि थिंक क्रिटिकली और आइडेंटिफाई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से भी वो जागरूक होते हैं। इसमें जो चौथी बात कही गई है, तीसरी बात जो कही गई है, वो लिटरेसी और क्रिएटिव कैपेसिटी स्टूडेंट, यानी इसमें बिल्डिंग कैपेसिटी की भी बात कही गई है, और स्टूडेंट टुवर्ड्स द एप्रिसिएशन ऑफ इट, उसे थोड़ा सा एप्रिशिएट भी करने की भी बात कही गई। मल्टीलिंगुअलिज्म कैपेसिटी की भी बात कही गई है कि इंडिपेंडेंट स्पीकर, बच्चे जो है वो अपने ढंग से वो स्पीक कर सकते हैं, रीडर भी है, और वो उसे जो है वो लिखने की भी आजादी दी जाए। और इसके साथ साथ इसमें एक खास तौर पे एप्रिसिएशन की भी बात कही गई है कि बच्चे को कैसे हम एप्रिशिएट करें और उसके साथ कैसे हम इंगेज हों, इस पर भी बात कही गई। इसमें अगर आप देखेंगे कि खास तौर पे कि नेचर ऑफ नॉलेज में इस कंटेंट को डेवलप करने में जो बात कही गई है कि लैंग्वेज जो है वे एक रूल ऑफ गवर्नमेंट का सिस्टम है। लैंग्वेज को हम देखते हैं कि इंटीग्रल और इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ द कल्चर है, लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी एक बड़ा चैलेंज हमारे साथ इसमें क्या हो रहा है, इस बहुत से बच्चे हमारे क्लास 1 में आते हैं तो लो लेवल ऑफ लिटरेसी उनके पास होता है, लो लेवल क्वालिटी होता है, और उसके साथ साथ इनइफेक्टिव पेडागोजी स्ट्रेटजी की वजह से भी बच्चे सीख नहीं पाते। इसमें दूसरे जो चीज पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया है वो आप देखेंगे कि मैथमेटिक्स एजुकेशन की भी बात कही गई है कि मैथमेटिक्स में हम कंटेंट को कैसे डेवलप करें, और इसके हमारे पास इस एनसीएफ में क्या एम है। तो उन्होंने एक चीज को भी ये बहुत जोर किया है कि एक जो बेसिक न्यूमेरेसी का मामला है कि हम उस बेसिक न्यूमेरेसी हमको अचीव करना है, मैथमेटिकल थिंकिंग बच्चों के अंदर पैदा करना है, बच्चों के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग की भी बात कही गई है, और मैथमेटिकल इंस्टीट्यूशन की भी बात कही गई है। और इसमें जो अभी एक अहम जो चैलेंज आ रहा है हमारे सामने, वो जो अर्ली ग्रेड में जो स्टूडेंट आ रहे हैं वे एफएलएन से बिल्कुल अलग जो उनका कंसेप्ट है वो आ रहा है। आपने देखा होगा कि कल भी एक सवाल आया था उसमें कि बहुत सारे बच्चे, या ऐसे प्रैक्टिकली भी देखा जा रहा है कि बहुत सारे बच्चे 6-7 साल के हो जाते हैं, वे डायरेक्ट स्कूलों में एडमिशन उनका हो जाता है या कर भी लेते हैं, लेकिन उनके अंदर जो कंसेप्ट है वो बहुत क्लियर नहीं होता। इसीलिए एफएलएन को इसमें डिजाइन किया गया है, एक बड़ा प्रॉब्लम उसमें आता है। दूसरी बात है कि एक बड़ा जो चैलेंज इसमें मैथमेटिक्स में ये भी आ रहा है कि ट्रेडिशनली जो बच्चे हैं वो एक रोबोटिक होते हैं, रटा रटाया हुआ चीज वो तो सीख के आते हैं, लेकिन इस एनसीएफ में उसमें ये कहा भी गया है कि उसमें जो है उसमें एक थिंकिंग, क्रिटिकल जो थिंकिंग है और स्किल है उसे डेवलप करने की भी बात कही गई। एक जो अहम जो चीज है कि मैथ की तरफ जो है बहुत से लोगों को इंक्लाइनेशन नहीं होता है, एक शुरू से एक
कहावत भी चला है कि मैथ एक फोबिया की तरह, यानी फियर ऑफ मैथ। और फियर ऑफ मैथ में जो कहा गया है कि इसमें आप देखेंगे कि एक गार्जियन का भी एक अहम रोल होता है कि शुरू से दिमाग में ये बैठा हुआ है कि मैथ बहुत हार्ड चैप्टर है। लेकिन इसीलिए इस एनसीएफ में जो सजेस्टेड जो मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है वो ये है कि बच्चों को मैथ के प्रति अगर आकर्षित करने के लिए और बेहतर मैथ की जानकारी देने के लिए अगर हम प्लेवे मेथड का इस्तेमाल करें, एक्टिविटी बेस्ड मेथड का इस्तेमाल करें, इंक्वायरी बेस्ड मेथड का इस्तेमाल करें, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का हम इस्तेमाल करें, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड का हम इस्तेमाल करें, तो मैथ उसका बेहतरीन हो सकता है। इसी तरह से साइंस एजुकेशन पे भी इस एनसीएफ में बहुत ज्यादा जोर भी दिया गया है। उसमें भी साइंस एजुकेशन में भी आप देखेंगे कि उसके भी कुछ एम को भी यहाँ पे बहुत क्लैरिफाई किया गया है कि बच्चों के अंदर साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग नेचुरल और फिजिकल वर्ल्ड का भी आए। दूसरा जो एम यहाँ पे जो डिस्क्राइब किया गया है वो ये है कि अंडरस्टैंडिंग द एवोल्यूशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। तीसरी जो बात कही गई कि अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप बिटवीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड ऑल्सो सोसाइटी, और साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने की भी बात कही गई है, क्रिएटिविटी की भी बात कही गई इस एनसीएफ। नेचर ऑफ नॉलेज में अगर हम देखते हैं कि साइंस जो है फंडामेंटली जो है क्रिएटिव इंडिवर है, अभी भी इस प्रयास चल रहा है। साइंटिफिक प्रोवाइड मेथड और टूल्स हमारे लिए बहुत जरूरी भी है, लेकिन अभी करंट जो सिचुएशन और चैलेंज हमारे साथ वो ये है कि फोकस अभी हम लोग सिर्फ जो है साइंस को एक सब्जेक्ट के रूप में कर रहे हैं, यानी फोकस ऑन द फैक्ट एंड डिफिनेशन पे हम लोग अभी गौर ज्यादा कर रहे हैं। और इसके साथ साथ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी है साइंस में। अभी भी बहुत साइंस की तो हम पढ़ाई कर देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल पढ़ाई हम नहीं कर पा रहे। इस एनसीएफ में कुछ करिकुलर गोल को भी यहाँ पे बताया गया है। खास तौर पे करिकुलर गोल में इस बार रखा गया है कि एक्सप्लोर द वर्ल्ड, कह सकते हैं कि मैटर एंड इट्स कंस्टिट्यूएंट, फिजिकल वर्ल्ड। फिर इसमें हम वर्ल्ड में कैसे एक्सप्लोर, लिविंग वर्ल्ड में हम कैसे रह सकते हैं, उसके बारे में भी बात कही। आगे सोशल साइंस में, सोशल साइंस के कंटेंट को डेवलप करने में जो उसके एम को रखा गया है कि अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी फंक्शन की बात कही गई है कि हमारे सोसाइटी किस तरह से फंक्शन कर रहा है। कैपेसिटी फॉर इंक्वायरी इन सोशल साइंसेस, इसमें भी अगर हम देखते हैं कि नेचर ऑफ नॉलेज की जो बात की गई है इसमें कि एनवायरमेंटल बेस्ड और इंपेरिकल और वेरीफाइबल, यानी सोशल साइंस जो है अक्सर इंटरप्रिटेटिव रहता है। सोशल साइंस वैल्यू, सोशल साइंस इंक्वायरी, ये सारा चीज तो हमारा नेचर ऑफ नॉलेज में है, लेकिन अभी करंट सिचुएशन और चैलेंज हमारे साथ वो ये है कि अक्सर जो है सोशल साइंस को हम लोग डिवाइड कर दिए हैं कई पार्ट में, यानी ऑफन डिवाइडेड इनटू वाटर टाइट कंपार्टमेंट में हम लोग इसको डिवाइड कर दिए। और इसमें भी कुछ करिकुलर गोल को भी ये किया गया है कि कैसे हम इसको अचीव कर सकते हैं। एक इस एनसीएफ में जो खास तौर पे जिस पर चर्चा भी हुआ था और चर्चा भी इस पर चल रहा है कि आर्ट एजुकेशन को बहुत ज्यादा इसमें जोड़ और कह सकते हैं कि तरजीह दिया गया। क्योंकि आप ये देखेंगे कि आर्ट जो है हेल्प्स एवरी स्टूडेंट क्रिएटिव थॉट एंड एक्सप्रेशन, क्योंकि हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कहते हैं पार्टिसिपेट भी करते हैं और इंटरेस्ट भी लेते हैं। तो इसे हम कैसे एम टू अचीव कर सकते हैं, तो इसके लिए भी कहा गया है कि जॉय इन एक्सप्लोरिंग एंड क्रिएटिव आर्ट वर्क। अगर उसकी कला की को अगर वहां पे उनको दे दिया जाए तो बच्चे आगे चल के एक बेहतरीन कलाकार भी हो सकते हैं और उससे वो अपना देश का भी नाम रोशन कर सकते हैं। इसके साथ साथ वे अपना हुनर के साथ साथ वे अपना कह सकते हैं कि इकोनॉमिक को भी बेहतरीन कर सकते हैं। फिर बच्चों के अंदर जो इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी की भी बात है कि छोटे बच्चे के अंदर बहुत सारे इमेजिनेशन होते हैं, उनके अंदर क्रिएटिविटी होती है, सृजनशीलता होती है, उन्हें भी बढ़ावा दिया जाए। फिर इस आर्ट एजुकेशन से कल्पना ये भी किया गया है कि हम इम्पैथी और सेंसिटिविटी को भी हम हासिल कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि पिछले बार बहुत सारा जो मामला चलता है वो आप देखेंगे कि सिंपैथी पे, लेकिन अब एक नया टर्मिनोलॉजी जो हम लोग देखते हैं कि इम्पैथी होता है, यानी इसको हम कह सकते हैं हिंदी में समानुभूति। यानी अगर बच्चों के जगह में, बच्चों की सिचुएशन में अगर हम अपने आप को ढाल के देखें, या अगर कोई प्रॉब्लम में है, कभी कभी ये भी होता है क्लासरूम में हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे आते तो हैं, आने के बाद वो मायूस हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, सर कहते हैं कि सर जो है ना डाउन करके, हेड डाउन करके बेंच पे बैठ जाते हैं
और हम बगैर उनके साइकोलॉजी, बगैर उनके साथ इंटरेक्ट किए और उनको पढ़ने पे आमादा करने लगते हैं, तो उनको पढ़ने में रुचि नहीं आती। तो एक चीज़ ये भी कहा गया है कि उनके साथ थोड़ा-सा हमदर्दाना भी हमारा रवैया होना चाहिए, उनके प्रॉब्लम को हमें समझना चाहिए और बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम है, उनके साथ थोड़ा-सा एम्पैथी का भी हमें रवैया अपनाना चाहिए। तो आर्ट एजुकेशन को भी इसमें बहुत ज़्यादा तरजीह देने की बात कही गई। अंडरस्टैंडिंग ऑफ जो कनेक्शन ऑफ अदर डिसिप्लिन की भी बात कही गई, सेंस ऑफ बिलोंगिंग की भी बात कही गई है आर्ट एजुकेशन में। नेचर ऑफ नॉलेज में अगर हम देखते हैं कि इस नेचर ऑफ नॉलेज में खास तौर पे इसको जो प्रमोट करने की बात कही गई, तो आर्टिस्टिक वर्क जो है इन्वॉल्व कह सकते हैं कि परसेप्चुअल, प्रोसीड्योर एंड कंसेप्चुअल नॉलेज जो हमारे अंदर आता है। मेकिंग इज एट द सेंटर ऑफ आर्टिस्टिक वर्क, उसके अंदर आता है कि अगर आर्ट कला अगर उनके अंदर हम पैदा कर दें, स्कूल एजुकेशन में इसको शामिल कर लें, तो बच्चों के अंदर एक नया नया क्राफ्ट आर्ट की भी बात होने लगती है। आर्ट रिफ्लेक्ट ह्यूमन एस्थेटिक ऑन सेंसिटिविटी की भी बात आती है और इसके साथ साथ आर्ट इज अ होलिस्टिक एंगेजमेंट की भी बात आती है। अब इसके साथ साथ करंट जो चैलेंज हमारे साथ है वे क्या है कि आर्ट एजुकेशन को हम क्यों शामिल नहीं कर पा रहे हैं। इसके पीछे भी ये कहा जाता है कि एक तो मेन जो हमारा सब्जेक्ट में ये शामिल नहीं है और एक जो है सबसे अहम जो चीज है कि लैक ऑफ टाइम भी है हमारे साथ, रिसोर्स और सीरियसनेस की हमें कमी भी है। फिर इसमें जो है एक बड़ा जो मसला आ रहा है हमारे साथ कि री-इन्फोर्सिंग कह सकते हैं कि स्टेरियोटाइप जो आर्ट हमारे साथ जो पहले से चला आ रहा है, तो कुछ खास चीज को हम लोग क्राफ्ट और आर्ट बना देते हैं, उससे हट के कहा जाता है कि इसमें ध्यान देने की भी बात कही गई है। यानी कंटेंट डिजाइन की भी बात कही गई कि बेहतरीन ढंग से थिंकिंग स्किल के साथ नए आर्ट का हम डिजाइन कर सकते हैं। सोशल एस्पायरेशन को भी हम लोग आर्ट एजुकेशन में शामिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ चैप्टर में आप देखेंगे इंटरडिसिप्लिनरी एक्शन एरिया में हम देखते हैं खास तौर पे कि इसमें जो बहुत अहम जो चीज दिया गया है खास तौर पे कि हम कैसे इस एनसीएफ को आगे चल के लागू कर सकते हैं, जिसमें एक जो खास तौर पे आप देखेंगे कि जो चौथा जो चैप्टर है वे इसमें नॉलेज की बात कही गई है कि एक जो सबसे अहम है कि टीचर का उसमें रोल कैसे हो सकता है। तो टीचर इसके लिए जो कह सकता है कि फाइव स्टेप लर्निंग के तहत टीचर जो है इस आर्ट एजुकेशन को पढ़ा सकता है, जिसमें एक बात कही गई है कि अदिति जो एक टर्म दिया गया है कि इंट्रोडक्शन, यानी टीचर इंट्रोड्यूस न्यू कंसेप्ट। अगर नए कंसेप्ट के साथ बेहतरीन लर्निंग प्लान के साथ अगर टीचर उसमें आ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, तो आप देखेंगे कि बेहतरीन जो है वो बच्चों का एक कॉन्सेप्ट भी बने। इसके लिए टीचर को सबसे पहले प्लानिंग करना होगा, इसके लिए एक अदिति की भी बात कही गई है। दूसरी बात जो कही गई है कि टीचरों के लिए बोध की बात, जिसमें कहा गया कि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग टीचरों को भी बहुत क्लियर होना चाहिए। तीसरी जो बात है कि इसे शामिल करने के लिए टीचरों को एक अभ्यास की भी बात कही गई है, जिसके हम प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग स्किल थ्रू रेंज ऑफ इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज। फिर टीचरों के लिए एक जो अहम जो चीज इसमें बताया गया है वो ये है कि इसका प्रयोग वो कैसे करेंगे, यानी एप्लीकेशन, यानी अप्लाइंग एवरीडे, न सिर्फ एक दिन बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में इसे अपनाने की बात कही। फिर इसमें जो गाइडलाइन जो दिया गया है टीचर का वो ये है कि उसका प्रसार या एक्सपेंशन टीचर कैसे कर सकते हैं। जैसे एक जो खास तौर पे इसमें क्रॉस, अब हम आते हैं पार्ट बी में, थोड़ा सा टाइम नहीं है, पार्ट बी में देखते हैं क्रॉस कटिंग की जो बात है। क्रॉस कटिंग में आप देखते हैं कि इसमें रूटेडनेस इन इंडियन नॉलेज की भी बात कही गई कि इंडिया का जो नॉलेज सिस्टम है वो बहुत पुराना है, बहुत पुराना नॉलेज सिस्टम है। और इसके साथ साथ ये इसमें जो है 5-6 चीजों के बारे में कि हमारे पथ प्रदर्शक कौन हो सकते हैं, और इन पथ प्रदर्शक में यहाँ पे बहुत क्लियर किया गया है। वो खास तौर पे आप देखेंगे कि इस एनसीएफ में एक जो स्वामी विवेकानंद की भी बात कही गई है, महात्मा गांधी की भी बात कही गई, ज्योतिबा फूले की भी बात कही गई है, रविंद्रनाथ टैगोर की भी बात कही गई है। ये इन तमाम चीजों के बारे में ये कहा गया है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत पुराना है और लिहाजा इसीलिए एक जो टर्म आ रहा है बार बार कि हम कैसे विश्व गुरु बन सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा एक बात जो सबसे अहम जो चीज है कि एंशियंट जो है वे एजुकेशन सिस्टम को तो बहुत प्रमोट करने की कोशिश की गई है,
जिसमें खास तौर पे आप देखेंगे कि एक इस बार जो शामिल किया गया है फिजिकल जो एजुकेशन में खास तौर पे योगा को, कि योगा को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया है और ये कहा भी गया है कि हमारा पुराना कल्चर भी। क्रॉस कटिंग थीम के तहत में आप देखेंगे कि रूटेडनेस ऑफ इंडियन नॉलेज के साथ-साथ वैल्यू और डिस्पोजिशन की भी बात कही गई। इसमें जो खास तौर पे आप देखेंगे कि जो टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप की भी बात कही गई है, जो गुरु आश्रम की भी बात कही गई है कि पहले ज़माने में कैसे बच्चे जो है वो गुरु का आदर करते थे और वे कल्चर जो है वे आगे हमें बढ़ना भी चाहिए। तीसरी जो चीज़ इसमें भी बात बताई गई है कि लर्निंग अबाउट ऑन केयरिंग ऑफ द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट पे भी बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है क्रॉस कटिंग में, कि हम आए दिन अभी देख रहे हैं कि जिस तरह से एनवायरनमेंट के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, एक ग्लोबल वार्मिंग की भी बात हो रही है, तो एनवायरनमेंट को हम कैसे सेफ कर सकते हैं, इस पर भी बात कही गई। इसमें एक जो मिसाल दिया गया है वो बिश्नोई का जो राजस्थान का एक था 1730 में, उन्होंने बहुत सारे पेड़ के कटिंग में अपने जान की बलिदान भी दिए थे, कुर्बानी भी दिए थे। तो इसीलिए ये खास तौर पर नेचर को बचाने के लिए इन चीज़ों को जो कहा गया है कि हमें बच्चों के अंदर भी इस तरह के जो है वो एक सीख पैदा करनी चाहिए, ताकि वो बच्चे जो हैं वे एनवायरनमेंट के साथ उनका एक जुड़ाव हो। इसमें आप देखेंगे कि आगे इंक्लूजन इन स्कूल में भी तमाम लोगों को शामिल करने की भी बात कही गई है और इसमें खास तौर पे स्पेशल अटेंशन भी दिया गया है कि स्टूडेंट के बिहेवियर की बात कही गई है। इसमें खास तौर पे रीथिंकिंग पेडागोजी की भी बात कही गई है। इसमें एक जो चीज़ जो सबसे बड़ी चीज़ जो इस एनसीएफ में जो जोड़ा गया है वो आप देखेंगे गाइडेंस और काउंसलिंग की भी बात कही गई है कि बच्चों के साथ हमेशा गाइडेंस और काउंसलिंग भी होते रहना चाहिए, ताकि बच्चे बेहतरीन एक कह सकते हैं कि नागरिक भी बन सके। लेकिन इस काम करने की भी जो ज़िम्मेदारी है वो खास तौर पे टीचरों को भी दी गई और हेड टीचर को भी दी गई। इसके साथ-साथ इसमें जो चैप्टर 6 में आप देखेंगे कि एक नए चीज़ को जो जोड़ा गया है इस एनसीएफ में, वो है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन स्कूल। कि स्कूल को हम चूँकि अभी जिस 21st सेंचुरी इज़ कॉल्ड द नॉलेज एक्सप्लोशन, और इस नॉलेज एक्सप्लोशन में हम जिस तरह से देख रहे हैं कि आईसीटी के युग में हम जी रहे हैं, तो आईसीटी के बगैर हम अपने क्लासरूम को बेहतरीन एनवायरनमेंट नहीं पैदा कर सकते हैं। और इसीलिए इसमें जो है कुछ सजेस्टिव भी चीज़ की गई है कि जैसे डीटीएच, स्वयं प्रभा, पीएम ई विद्यावाणी, दीक्षा, ये सारी चीज़ों को शामिल करते हुए एक नया जो है ये इवॉल्विंग और इमर्जिंग जो है वो टेक्नोलॉजी का इसमें ज़िक्र किया गया है, जिसमें ख़ास तौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो एक हम खुद अच्छी तरह से अभी जान रहे हैं कि अभी खुद हिंदुस्तान में कई सारे ऐसे स्कूल भी हैं, जो बड़े-बड़े स्कूल जो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर अग्रसर भी हो चुके हैं। जिसमें एक अभी बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल भी हुआ था केरला का एक स्कूल है, वहाँ बाज़ाब्ते एक जो है एआई टीचर भी पढ़ाते हुए इसको दिखाया गया। फिर इसी तरह से बैंगलोर का जो है वो ईगल 2 के नाम पे जो है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टीचर है, एक रोबोटिक टीचर है। और फिर हम देखते हैं कि आईआईटी मुंबई में भी इस तरह का एक जो टीचर है, जिसको मैडम शालू के नाम से भी बताया गया। यानी एक बड़ा जो कॉन्फ्रेंस ये भी हुआ था कि अभी वर्ल्ड जो एक एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था सितंबर, उसमें एक अमेरिकन जो है वो एजुकेशनिस्ट ने ये भी कहा था कि हो सकता है कि 2027 आते-आते ऐसा भी है कि टीचर के जगह में, जहाँ फिजिकल टीचर है, उनके जगह में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एक रोबोटिक टीचर उसमें जगह ले सकता है। तो इस एनसीएफ में भी आप देखेंगे कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। एक इसको शामिल करने की भी बात कही गई, मशीन लर्निंग की भी बात कही गई है, फिर आर्गुमेंटल रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी की भी बात कही गई है। फिर इसमें पार्ट डी में आप देखेंगे कि पार्ट डी में खास तौर पे स्कूल कल्चर की भी बात कही गई और प्रोसेस की भी बात कही गई कि स्कूल में हम किस तरह के कल्चर को डेवलप करें, जिस पर मैंने अभी आपके सामने भी बात रखी कि स्कूल में अगर टीचर चाहें कि स्कूल का एक बेहतरीन एनवायरनमेंट हम डेवलप करें, यानी एम्पैथी का जज्बा हम पैदा करें बच्चों के अंदर। दूसरी बात यह है कि बच्चों के अंदर जो जोर दिया गया है पार्टी में, वो ये है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी हो। जैसे आप देखते हैं और हम देखते हैं गवर्नमेंट स्कूल में अक्सर हम ये देखते हैं कि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये चीज़ होता है कि ये सरकार की संपत्ति है, उसको वो नष्ट भी करने लगता है, पेड़-पौधे के साथ छेड़छाड़ भी करने लगता है, गमला को तोड़-फोड़ भी करने लगता है, इलेक्ट्रिक बोर्ड के साथ भी छेड़छाड़ करने लगता है। यानी उसके अंदर भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात कही और इसीलिए बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल में भी आपने देखा होगा
और खुद हम लोग जो झारखंड में देख रहे हैं, यहाँ एक बाल सभा भी बना दिया गया। यानी बच्चों के अंदर भी एक लीडरशिप डेवलप के लिए एक बात है कि उसे किड कैबिनेट के नाम से भी हम जानते हैं कि वो ये किया गया कि बच्चों के अंदर भी ये जिम्मेदारी। फिर बच्चों के अंदर जो है आप पार्टी स्कूल कल्चर और प्रोसेस में जो खास तौर पे ऑनेस्टी की भी बात कही गई, क्योंकि हर एजुकेशन में जाहिर है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी वाली बात है। फिर इसके साथ साथ जो बच्चों के अंदर एक जस्टिस की भी बात कही गई। आमतौर पे हम ये भी देखते हैं कि बच्चों के अंदर अगर इस एज में जस्टिस, न्याय, अदल की बात हो जाए तो वो आगे चलकर भी अगर वो इस पोस्ट में आता है तो हमेशा उसके पेश नजर ये बात रहेगी। फिर उसके साथ साथ बच्चों के अंदर यहाँ पे इस उम्र में एक हार्डवर्क की भी बात कही गई कि बच्चों के अंदर थोड़ा हम कठिन परिश्रम भी ऐसी एज से भी सिखा सकते हैं, तो वो बच्चे नेचुरली जो है वो आगे चलकर एक कठिन परिश्रमी भी हो सकता है और एक बेहतरीन मेहनती और देश के लिए भी कारगर हो सकता है। फिर इसके अंदर इसी एज में जो एक बात कही गई है वो रेशनल थॉट की भी बात कही गई कि उसके अंदर हम कैसे एक बेहतरीन बुद्धि जो है वो पैदा कर सकते हैं। फिर इसके साथ साथ उसके अंदर क्रिएटिविटी की भी बात कही गई। लास्ट जो पार्ट ई में जो खास तौर पे कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर और इम्प्लीमेंटेशन की जो बात कही गई, इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और इसमें जो है वो कुछ जिम्मेदारी जो दी गई है वो इंफ्रास्ट्रक्चर और लर्निंग रिसोर्सेज की बात कही गई। अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल में इस तरह के इनिशिएटिव भी लिए जा रहे हैं। स्कूल को बेहतरीन जो है वो एक्सेलेंस स्कूल बनाया जा रहा है, यानी मरकजी इम्तियाज उसको बनाया या दर्जा दिया जा रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर और इसमें साथ साथ लर्निंग जो रिसोर्सेस है उसमें भी उसको मुहैया कराया जा रहा है ताकि बच्चों का एक अट्रैक्शन स्कूल की तरफ हो। फिर इसके साथ साथ एम्पावरमेंट ऑफ टीचर की भी बात कही गई कि टीचर को भी सक्षम बनाया जा रहा है, और इसी वजह से टीचर को बार बार एक तो ओरिएंटेशन भी प्रोग्राम किया जा रहा है, उसका ट्रेनिंग भी टाइम टू टाइम किया जा रहा है ताकि टीचर जो है वो आने वाले चैलेंजेस से न सिर्फ अवगत हो बल्कि उसको बेहतरीन ढंग से वो कैसे अपने स्कूल में उसको अच्छे ढंग से लागू कर सके और एक बेहतरीन एक एनवायरनमेंट और एक इकोसिस्टम को डेवलप कर सके। और इसके साथ साथ न सिर्फ टीचर की जिम्मेदारी बल्कि इसमें जो एक जिम्मेदारी जो दी गई है इस एनसीएफ में वो पेरेंट और कम्युनिटी को। और आपने देखा होगा कि जिस स्कूल में या जिस इंस्टीट्यूट में अगर पेरेंट का सपोर्ट अच्छा होता है तो वो स्कूल जो है वो बेहतरीन ढंग से भी चलता है। तो इसीलिए आप देखते हैं कि बहुत सारे स्कूल में अब एसएमसी की भी बात आ रही है, यानी स्कूल मैनेजिंग कमेटी की। अब गवर्नमेंट स्कूल में अब इसको बिल्कुल बहुत ट्रांसपेरेंट कर दिया गया। हम तो खुद देखते हैं कि अपने यहाँ हर 25 तारीख को ये चीज कहा भी जाता है कि वो पेरेंट के साथ और एसएमसी के साथ एक मीटिंग, यानी हर माह एक मीटिंग, और मीटिंग का थीम भी होता है। तो ये पेरेंट को भी एहसास दिया जा रहा है, और जाहिर है कि पेरेंट जो है और कम्युनिटी अगर किसी स्कूल को सपोर्ट करेगा तो यकीनन वो स्कूल जो है वो आगे चलकर बेहतरीन स्कूल भी होगा। फिर इसके साथ साथ आप देखेंगे कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बात कही गई, कंसेप्ट, और ये जो है वो कंपाउंड वॉल से हट के अब हर जगह हमें साफ स्वच्छ रहने की भी बात कही गई है। इसके साथ साथ स्कूल को अब बेहतरीन ढंग से डिजाइन करने के लिए स्कूल को थोड़ा सा ओपन स्पेस और प्ले की भी बात कही गई। जाहिर है कि बच्चे लिखने पढ़ने के साथ साथ खेलने में बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, तो इसी तरह से वे बच्चे जो है आप देखेंगे कि आगे चलकर एक बेहतरीन जो है वो खेल के साथ साथ एक अगर स्पोर्ट्समैन भी बने तो एक बेहतरीन स्पोर्ट्समैन बन सकते हैं। इस तरह से हम समझते हैं कि इस जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में जो 5 पार्ट में जो बातें कही गई थी उसको मैंने थोड़ा सा बहुत तो विस्तार से नहीं, क्योंकि ये 600 से ज्यादा पेज पे मुश्तमिल चीजें थी, उसको मैंने हल्की चीज और खास तौर पे इसमें मैंने जो पेडागोजी की भी बात कही थी, पेडागोजी पे मैंने थोड़ा सा फोकस किया। कुछ पार्ट जो है अभी शामिल तो मैं नहीं कर पाता क्योंकि वक्त भी हो गया है और इशारा भी मुझे मिल रहा है, तो मैं इसी के साथ इस एनसीएफ स्कूल एजुकेशन में जो चीजें मैंने रखी, अगर आज के डिस्कशन से अगर किसी तरह के सवाल आपके जहन में उभर रहे हो तो यकीनन आप कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं आपके सवाल का जवाब। जी, आप कोई भी साथी सवाल पूछ सकते हैं। जी, Assalamu alaikum. This is Muhammad Iya from Tamil Nadu. Thank you very much, sir, for your comprehensive explanation of national curriculum framework. Sir, the latest data says that
India suffers from, there are 234 million people suffer from acute poverty. So keeping the multinational objectives of education, will it not create a bridge between the haves and the have-not children in the country? Please throw light on this. Question from pardon, please. Question repeated. Sir, Can you repeat your according to Professor the Yahya, latest can you repeat your report, sir, question? Please. Voice is not clear. Yes. according to the latest report, in India, we have 234 million people suffer from poverty stricken. Okay. So will not create a gap between the haves and have-not children, keeping the multi-dimensional objectives of education. ओके तो आपका कहना यह है कि गरीबी रेखा से नीचे के कारण जो है ना एजुकेशन में बहुत से बच्चे जो है ना विफल हो रहे हैं। तो जी। मिस्टर यैया, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि वे बच्चे जो है वो पॉवर्टी लाइन जो है, पढ़ाई में तो पॉवर्टी लाइन की बात नहीं है। गवर्नमेंट जो है, चूंकि ये कंकरेंट इशू है एजुकेशन, तो आप देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है हमारे यहाँ खुद भी और आपके यहाँ भी गवर्नमेंट जो है वो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन में तो ये बात कही गई है। तो गवर्नमेंट जी। न सिर्फ उसे प्रोवाइड करती है किताब, बेहतर तालीम, बल्कि गवर्नमेंट तो हमारे यहाँ जो है उनको ड्रेस, साइकिल, खाने पीने का जो एमडीएम वगैरह का नज्म है। और खुद हमने तमिलनाडु का भी मिसाल हमने देखा है कि हमारे एजुकेशन सेक्रेटरी ने भी बात कही है कि तमिलनाडु में एक बेहतरीन एमडीएम का नज्म है, मिड डे मील का नज्म है। उन्होंने एक मिसाल भी दिया था कि 60 किलोमीटर में मैंने देखा कि इतना ताजा वहां पे खाना मिलता है। तो ये जो है तमिलनाडु के गवर्नमेंट को भी उन्होंने बहुत दाद दिया था। तो मैं समझता हूँ कि खाने पीने का नज्म गवर्नमेंट स्कूल में तो एटलीस्ट जो है इस तरह का प्रॉब्लम नहीं है। अब ये है कि लैक ऑफ कंसेशनस ऑफ गार्जियन है कि बच्चे अगर इतना फैसिलिटी के बाद भी अगर गार्जियन बच्चे को स्कूल नहीं भेज रहे हैं, तो ये गार्जियन के मेंटेलिटी को थोड़ा सा हमें चेंज करने की, अवेयरनेस लाने की जरूरत है। वरना स्कूल में जो बच्चे इनरोल्ड हो रहे हैं उन्हें तो हर तरह के जो है ना खाना पीना और उसके साथ फ्री बुक, किट्स, ड्रेस, सो मेनी थिंग्स जो है ना कह सकते हैं कि प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। तो देयर इज नो प्रॉब्लम आई थिंक इन एजुकेशन। और किताबें भी दी जा रही है, किट्स भी दिए जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें दी जा रही है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम सलाम। जिया हसन फ्रॉम असम। सर, जो बात आपने अभी की है गवर्नमेंट का एक अच्छा इनिशिएटिव है। मेरा सवाल इसमें यह है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हम चलाते हैं, प्रैक्टिकल अगर एप्लीकेशन की बात करें, तो इन सब चीज़ों को अप्लाई करने के लिए एक अच्छे टीचर की ज़रूरत होती है आपको। तो जनरली जो प्राइवेट स्कूल्स है वो इतने पैसे नहीं खर्च करते हैं जिनसे आपको इस लेवल के टीचर्स मिल सकें। एक तो ये बात है, और फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? दूसरी चीज़ ये है कि जो इंस्टीट्यूशंस अभी एग्जिस्टिंग हैं, वहाँ जब आप इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, तो वो टीचर्स इंटरेस्ट शो नहीं करते हैं कि भाई मुझे ये सब कुछ सीखना है या ये जो स्किल्स है वो मुझे अपने अंदर डेवलप करना है। तो ये 2 बड़े चैलेंजेस हैं, इसको कैसे काउंटर करेंगे? एनसीएफ का जो ये पूरा है, इसको सामने रखते हुए जी, इस पर ज़रा रोशनी डालें। देखिए, इस सिलसिले में जो है वो एनसीएफ के बारे में मैंने साफ ये तौर पे पहले भी कहा था कि एक करिकुलम क्या है कि इस एक तो पॉलिसी है, करिकुलम है, और करिकुलम के बाद जो है वो कंटेंट है, सिलेबस है, उसके बाद किताब की छपाई होगी या किताब जो है ना वो ये होगा। ये एनसीएफ में गाइडलाइन दे दिया गया कि हम किस तरह से करते हैं। जहां तक प्राइवेट स्कूल का सवाल है, तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि प्राइवेट स्कूल भी जो है ना वो कई टाइप्स के होते हैं। एक तो जो है कि प्राइवेट स्कूल एडेड बाय द गवर्नमेंट, एक जो है वो अपने अंदर इतना कॉम्पिटेंसी उनके अंदर होता है कि वो इफोर्ड कर लेते हैं बच्चों के फी स्ट्रक्चर वगैरह। लेकिन इंडिया में अगर देखा जाए, या बहुत सारे ऐसे स्टेट्स में हम देखते हैं कि बहुत सारे जो अनएम्प्लॉयमेंट लोग भी हैं कि वे क्या है कि वो छोटा मोटा स्कूल भी खोल लेते हैं और वो पूरी तरह से डिपेंडेंट होता है फी स्ट्रक्चर पे। तो एक बड़ा मसला उनके साथ ये भी होता है कि वो इस तरह की स्टैंडर्ड की किताबें वहां पे पढ़ाते हैं जो, अब आप बुरा ना मानेंगे चूंकि हम झारखंड की बातें कर रहे हैं, कि बहुत सारे स्कूल में वो स्टैंडर्ड को नहीं देखा जाता है और वैसे किताबों को ये क्या कर देते हैं, उसी तरह की किताबों को जो है अपने स्कूल में चलाते हैं जिसका कोई स्टैंडर्ड होता नहीं। तो अब सवाल ये है कि वहाँ के जो है ना वो कमेटी को भी थोड़ा सा। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि आप देखते हैं कि जो एक स्कूल जो है, मैंने पहले भी कहा कि मैनेज्ड बाई जो है
वो एक जो सोसाइटी होता है, लेकिन बहुत सारा जो इंडिविजुअल इदारा होता है, तो इंडिविजुअल जो इदारा होता है तो वो तो इंडिपेंडेंट होता है, तो उनमें हम समझते हैं कि एक मशवरा मेरा ये है कि उनके थोड़ा-सा माइंडसेट को बदलने की भी ज़रूरत है। कि ज़ाहिर है कि जो बच्चों का जो लेवल है और जो आने वाला जो भी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की हम बात कर रहे हैं कि 2030 तक हम किस तरह के भारत को देखना चाहते हैं, और फिर इस एनसीएफ में ये भी कहा गया है कि हमने जो इसमें गाइडलाइन जो बनाया है कि अगर ये सही से नहीं उतर रहा है तो 2040 में इसमें समीक्षा की भी बात हो रही है। तो अगर इस तरह से अगर हम सोच को बदलें तो यकीनन वो जो प्राइवेट स्कूल है उसमें भी एक चेंजिंग आएगा। तो वहाँ पे थोड़ा-सा बहुत सारे प्राइवेट स्कूल में हम देखते हैं कि फी पर ही वो डिपेंड करते हैं, फी स्ट्रक्चर जिस तरह से होता है उसी पे वो डिपेंड करता है, और लिहाजा वो चाह के भी बहुत स्टैंडर्ड जो एजुकेशन है वो नहीं दे सकते। तो थोड़ा-सा माइंडसेट मेरे ख्याल में बदलने की ज़रूरत है। सर 10 सेकंड आपका ले रहा हूँ इसी में ऐड करते हुए, गवर्नमेंट ही डबल स्टैंडर्ड रख रही है। वो करती ये है कि एजुकेशन का पूरा बजट निकालती है, उसमें 160 इंस्टीट्यूशंस को 52% बजट उस पे खर्च करती है। इन टोटल भारत में 53,000 इंस्टीट्यूशंस हैं। बाकी जो पैसा है वो 53,000 इंस्टीट्यूशंस को देती है। तो आप ये देखेंगे ये तो सीधा-सीधा आप ये कह सकते हैं कि डबल स्टैंडर्ड है। तो गवर्नमेंट चाहे जितनी बातें कर ले और ये सब चीजें दे दे, लेकिन इन प्रैक्टिकल कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा ये बहरहाल अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जी। बिल्कुल आपका जो है ना आपका सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन मैं जो ये अपनी गुफ्तगू रखा हूँ वो खास तौर पे जो है ना गवर्नमेंट स्कूल को ध्यान में रखते हुए, जहाँ पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीब के बच्चे, फर्स्ट जनरेशन लर्नर जो है वो पढ़ते हैं, उनके लिए इस तरह के करिकुलम फ्रेमवर्क का डिजाइन किया गया है। तो आप बिल्कुल सही करें तो गवर्नमेंट इसी तरह से जो है, एक तो आपने सही कहा कि बजट का जहाँ तक मामला है कि जब हम ऐसे भी देखते हैं कि जो पॉलिसी में, इस पॉलिसी में भी एनईपी 2020 में ये बात कही गई थी कि 6% एटलीस्ट गवर्नमेंट जो है एजुकेशन में बजट में खर्च करे, लेकिन अब तक जो प्रैक्टिकल हम देखते हैं कि 3.5 से 4% से ज्यादा बजट अभी तक जो है वो नहीं पे प्रोवाइड किया गया। तो जाहिर है, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टेट गवर्नमेंट वगैरह हैं तो उससे हट के भी काम कर रहे हैं। कुछ बहुत सी मिसालें हैं, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट वगैरह की भी मिसालें हैं, उन्होंने स्कूल के पूरी तरह से स्ट्रक्चर को ही बदल दिया, सोच को बदल दिया। तो इस तरह से जो है एक स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव लेने वाले अगर इस तरह के सोच के लोग आ जाएं, जैसे मनीष सिसोदिया वगैरह का नाम आता है, तो बेहतर है। हमारे यहाँ झारखंड में भी कुछ स्कूलों में भी अब चेंजिंग आ रहा है। स्कूल ऑफ एक्सेलेंस के नाम से यहाँ पे भी सीएम ने कुछ चिन्हित स्कूल को ये किया, तो उसके अंदर भी एक चेंजिंग आ रही। तो यहाँ पे थोड़ा सा सोच के भी जरूरत है कि अगर उस तरह के स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव के लोग आ जाएं और बेहतरीन अगर सोच वाले आ जाएं तो यकीनन आप देखें इंशाल्लाह चेंजिंग आएगा। सर मुझे लगता है कि सवाल आ चुका है और करीब तक आप जवाब दे चुके हैं। मैं बस एक चीज जोड़ना चाह रहा हूँ कि झारखंड अब वो स्टेट बन रहा है अभी कि जहाँ एनजीओ का सबसे ज्यादा इंटरवेंशन हो रहा है। अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ सर फरसत को। सही, आप यू आर राइट। अभी यहाँ पे मैं समझता हूँ कि एक डिस्ट्रिक्ट में 5-6 एनजीओ काम कर रहे हैं एजुकेशन, और उसमें जो है ना अर्ली जो लैंग्वेज आईपीएल का भी है, ड्रीम है, बहुत सारे जो है, और एक थीम को लेकर आ रहे हैं और बहुत वर्क भी हो रहा है। मतलब मैं सर आपसे जब भी बात करता हूँ, जब मैं छत्तीसगढ़ में डिस्ट्रिक्ट लीड कर रहा था, तो मैं आपसे जब भी बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं छत्तीसगढ़ पहुंच गया। सेम सिचुएशन झारखंड में हो रहा है सर, वो काफी पॉजिटिव भी होगा। जी सर जी, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। मैं एक तो थोड़ा सा ये कर देता हूँ कि आपने देखा होगा कि जैसे 2022 में जो है एफएस पे आया ये एनसीएफ, तो झारखंड ने किताब जो है ना, वो किताब का वो कह सकते हैं कि निर्माण भी कर दिया। किताब जो है ना वो छपाई भी कर दी, उसके पास एक्सपर्ट भी है, वर्कशीट है ना वो है, और क्या नाम है वो जो टेक्स्ट बुक वगैरह सारा चीज जो है ना वो प्रोवाइड भी कर दिया। तो थोड़ा सा तेज है इस मामले में, कर रहे हैं। सर मैं आपका फिर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सर, आपने अपने मतलब मसरूफे से टाइम निकाला। और सर हम चाहते हैं कि फ्यूचर में भी आप हमें प्लीज गाइड करते रहे सर। आप जिस तरीके से रिगरसली एकदम काम कर रहे हैं गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर में, एक्सपीरियंसेस अपना शेयर किया करें। और मैंने सर कल 2 डॉक्यूमेंट शेयर कर दिया था एनसीएफ से रिलेटेड ग्रुप में, तो मुझे लगता है कि सारे पार्टिसिपेंट थोड़ा उससे कनेक्ट हो पा रहे थे। और इसी के साथ मैं इस प्रोग्राम को खत्म करता हूँ।